नमस्कार। संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में भारत में जो स्थान खबरों में रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है एटालिन जलविद्युत परियोजना। एटालिन जलविद्युत परियोजना भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिबांग नदी की सहायक नदियों पर निर्मित होने वाली एक जलविद्युत परियोजना है और इस परियोजना के लिए वन सलाहकार समिति के द्वारा इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस या सैद्धांतिक रूप से वन मंजूरी दे दी गई है। इसी वजह से ये परियोजना खबरों में बनी हुई है और जब ये परियोजना बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी। तो इस परियोजना के लिए वन से संबंधित सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की वजह से ये खबरों में बनी हुई है। अब पढ़ लीजिए। वन सलाहकार समिति ने इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से वन मंजूरी इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दी है। अब यहां पर ये वन सलाहकार समिति लिखा हुआ है, ये क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। जब भी कोई परियोजना निर्मित की जाती है तो जब वह किसी वन क्षेत्र में निर्मित की जाती है तो उस वन भूमि का जब गैर वन से संबंधित कार्यों में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो उस परियोजना के उस वन क्षेत्र पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, इन सब चीजों की समीक्षा करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई है वही समिति है वन सलाहकार समिति। और ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। तो इस समिति के द्वारा इस एटालिन परियोजना को सैद्धांतिक रूप से वन मंजूरी दे दी है। अब इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसी वजह से ये परियोजना खबरों में बनी हुई है। अब ये परियोजना है कहां पर, इसे समझ लीजिएगा। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप दिखाया गया है। इसमें आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ये वाला जो रिवर कोर्स दिखाया गया है, नदी का मार्ग दिखाया गया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग दिखाया गया है। आप लोग जानते ही हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम तिब्बत के क्षेत्र में चेमा यांगडोंग ग्लेशियर से होता है। चेमा यांगडोंग ग्लेशियर से उद्गमित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी यारलंग सांगपो के नाम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहंग के नाम से ये भारत में प्रवेश करती है। यहां पर इसकी एक सहायक नदी है दिबांग, दिबांग नदी। और दिबांग की सहायक नदियां हैं छोटी छोटी द्री और तालो नदियां। उन द्री और तालो नदियों पर ही दो बांध बनाकर इस एटालिन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अब इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई दिबांग नदी। दिबांग की सहायक नदियां हो गई द्री और तालो नदियां। इन नदियों पर ही इस वाले क्षेत्र में इस एटालिन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अब इतनी बातें समझने के बाद अब पढ़ लीजिए। वन सलाहकार समिति ने इस एटालिन परियोजना को सैद्धांतिक रूप से वन मंजूरी दे दी है। ये पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की दिबांग घाटी में स्थित है और दिबांग घाटी को अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। ये दिबांग नदी है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे दिबांग घाटी कहा जाता है। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दिबांग नदी प्रवाहित हो रही है। ये वाला हिस्सा दिबांग वैली और ये वाला हिस्सा लोअर दिबांग वैली के नाम से जाना जाता है। तो इस दिबांग वैली के इस क्षेत्र में ही इस एटालिन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा, इस वाले भाग में। और यह एक रन ऑफ द रिवर नदी के प्रवाह पर आधारित जल विद्युत परियोजना है और इसमें दिबांग नदी की दो सहायक नदियों पर बांधों का निर्माण शामिल है। एक हो गई द्री नदी और दूसरी है तालो या टैंगोन नदी। अगली जानकारी है जेड मोड़ सुरंग। पीएम इनॉग्रेट्स जेड मोड़ टनल इन सोनमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको समझ लीजिए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है और ये सुरंग सोनमार्ग को कश्मीर घाटी से साल भर जोड़ने वाली एक रणनीतिक अवसंरचना परियोजना है। यह जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है और जोजिला सुरंग परियोजना का उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करना है। अब यहां पर आइए, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर का एरिया है और इधर वाला जो एरिया है ये लद्दाख का एरिया है। यहां पर आप देखेंगे तो ये सोनमर्ग का एरिया है, ये श्रीनगर का एरिया है और भारत में 2010 में राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनर्नामकरण किया गया था
तो उस 2010 के पुनर्नामकरण के बाद जो NH1 है वह श्रीनगर से लेकर और इधर लद्दाख के क्षेत्र तक जाता है। उस NH1 पर ही जोजिला दर्रे के निकट या जोजिला दर्रे के नीचे ही एक जोजिला टनल बनाई गई है, जोजिला सुरंग बनाई गई है, जिससे होकर ये NH1 गुजरता है। और उसी जोजिला टनल प्रोजेक्ट का ही एक भाग है जेड मोड़ सुरंग परियोजना, जो कि सोनमार्ग के निकट बनाई गई है। इतनी बातें समझने के बाद अब आ जाइए यहां पर श्रीनगर से लेकर, आप लोग देख रहे होंगे श्रीनगर से होकर गंडरवाल, और इसके आगे जब आप जाएंगे तो द्रास, इसके आगे जब जाएंगे तो ये कारगिल तक एक NH1 एक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। इस NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग में इस वाले भाग में यहां पर जोजिला दर्रा है, तो जोजिला दर्रे के नीचे एक टनल बनाई गई है, उस टनल का नाम है जोजिला टनल। और इसी प्रोजेक्ट का एक भाग और है, इसी प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में इस वाले भाग में यहां पर बनाई गई है जेड मोड़ टनल, जो कि सोनमार्ग के निकट है। इस वाले भाग को आप लोग देख रहे होंगे, ये गोला खींचकर, और इसको अलग बड़े मैप पर दिखाया गया है NH1 पर। यहां पर इस वाले भाग में बनाई गई है जेड मोड़ टनल। इसके एक किनारे पर सोनमार्ग है और इसके एक किनारे पर कंगन का शहर है, कंगन का क्षेत्र है। तो इस टनल का उद्घाटन अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, इसी वजह से ये जेड मोड़ टनल खबरों में बनी हुई है। अगली जानकारी है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू प्रमोट बंगस वैली नियर LOC एज इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। ये जानकारी बंगस घाटी के बारे में है। पहले तो बंगस घाटी को देख लीजिए मानचित्र पर, उससे आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया इसमें दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के इस वाले भाग में यहां पर है बंगस वैली, जो कि LOC के निकट है। यहां पर आप जो नीले रंग से देख रहे हैं जो क्षेत्र, ये भारत का कश्मीर है, भारत के अधिकार क्षेत्र वाला कश्मीर है। और इधर जो किनारा है यहाँ पर इस तरीके से, और इधर यहाँ पर इस तरीके से, इस वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पर जो लाइन खींची गई है ये वाली, यहाँ पर इस तरीके से, उसी को LOC कह दिया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट ही इस वाले भाग में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में यहां पर है बंगस वैली या बंगस घाटी। इसी बंगस वैली को एक पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जम्मू कश्मीर सरकार का प्लान है। इसी वजह से ये बंगस घाटी खबरों में बनी हुई है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार कॉलम 1 कॉलम 2 में लिख कर दे दिया जाता है, एक तरफ नुब्रा घाटी लिख कर दे दिया, राज्य लिख कर दे दिया, एक तरफ बंगस घाटी लिख कर दे दिया, राज्य दे दिया, और मैच करने के लिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बंगस घाटी खबरों में बनी हुई है क्योंकि इसे इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, इसी वजह से ये चर्चा में बनी हुई है। तो इसकी लोकेशन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक मैप मैंने और लिया है, उसमें भी बंगस वैली को दिखाया गया है। ये जम्मू कश्मीर का आप लोग एरिया देख रहे होंगे, ये वाला, यहां पर है बंगस वैली का क्षेत्र। इतनी बातें मानचित्र पर समझने के बाद अब समझ लीजिए, जम्मू और कश्मीर सरकार का उद्देश्य बंगस घाटी को एक पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल या इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में अवस्थित है और जो लघु हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें स्थित है। जलवायु यहाँ की ठंडी है, अल्पाइन प्रकार की है, और जहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र लिखा हुआ भी है, ये क्षेत्र मुख्य रूप से शंकुधारी वनों से ढका हुआ है जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देते हैं। ये इसकी कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं। अगली जानकारी अंजी खाड़ ब्रिज के बारे में है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी की एक सहायक नदी है अंजी नदी। उस अंजी नदी पर एक केबल स्टेड ब्रिज बनाया गया है जो कि भारत का दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई वाला रेलवे ब्रिज है। उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी की एक सहायक नदी है अंजी नदी। उस अंजी नदी पर ही अंजी खाड़ ब्रिज बनाया गया है जो कि
भारत का चिनाब नदी पर बने हुए चिनाब रेलवे ब्रिज के बाद दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई वाला ब्रिज है और ये एक केबल स्टेड ब्रिज है, जिसे केबल जो वायर होते हैं, केबल्स होती हैं लोहे की, उनके द्वारा इसे रोका गया है। अब पढ़ लीजिए इसके बारे में। ये भारत का प्रथम केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, जिसे तारों के द्वारा, जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ इस तरीके के ब्रिज होते हैं जिन्हें इस तरीके की लोहे की केबल्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है, रोका जाता है। तो ये भारत का प्रथम केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है और ऊंचाई के संदर्भ में ये दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है चिनाब नदी पर बने रेलवे ब्रिज के बाद। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। पहला है चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला रेलवे ब्रिज है भारत में। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक अभिन्न अंग है और इसका निर्माण चिनाब नदी की सहायक नदी अंजी पर किया गया है और वहीं से इसका नाम भी लिया गया है, अंजी खड्ड। ये आप देख रहे होंगे, ये चिनाब नदी हो गई, चिनाब की एक सहायक नदी है अंजी नदी, उसी पर यहां पर बनाया गया है अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज। अगली जानकारी है किशनगंगा बांध के बारे में। पहले तो किशनगंगा को समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर राज्य में या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो झेलम नदी प्रवाहित होती है, उस झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा नदी। उसी किशनगंगा नदी पर ही एक बांध बनाया गया है, किशनगंगा डैम। उसके बारे में ये खबर है। लॉन्ग ऑब्जेक्टेड बाय पाकिस्तान, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेट फॉर इनॉग्रेशन नेक्स्ट मंथ। और इस किशनगंगा बांध का पाकिस्तान के द्वारा विरोध किया जाता है। विरोध इस आधार पर किया जाता है कि ये सिंधु जो जल समझौता हुआ था, या सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि, उसके प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर बनाया गया है। फिलहाल ये बांध बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन हो चुका है। परियोजना का प्रकार, ये एक जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि झेलम की सहायक नदी किशनगंगा नदी पर है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित परियोजना है। किशनगंगा नदी, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, ये झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये भारत के जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मुजफ्फराबाद के पास झेलम में मिलती है। अब इसको देख लीजिए। यहां पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, यहां से झेलम नदी बेरी नाग झरने से उद्गमित होने के बाद ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। फिर ये आगे बढ़ती है, बुलर झील में इंटर करती है, बुलर झील से फिर आगे पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई जाती है। यह है झेलम। यहां पर देखेंगे कि झेलम नदी के उत्तरी भाग में यहां से उद्गमित होती है किशनगंगा नदी और ये इस तरफ प्रवाहित होती हुई और यहां पर ये झेलम नदी में मिल जाती है। तो जो किशनगंगा नदी है, ये झेलम की एक सहायक नदी है और इस किशनगंगा नदी पर ही इस वाले भाग में बनाया गया है किशनगंगा बांध, जो कि एक जल विद्युत परियोजना है। इससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये परियोजना बनकर तैयार हो गई है, उद्घाटन हो भी गया है। इसी के बारे में ये जानकारी दी गई थी। अब आगे पढ़ लीजिए। और पाकिस्तान इस पर क्यों ऑब्जेक्शन करता है? पाकिस्तान का तर्क रहा है कि यह परियोजना सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करती है, जबकि भारत इसे संधि के नियमों के तहत रन ऑफ द रिवर परियोजना मानता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक सिंधु जल संधि हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी विश्व बैंक की मध्यस्थता से, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के प्रयोग को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि जो रावी, ब्यास, सतलज नदियां हैं, उनका जो जल है उसको भारत अप्रबंधित रूप से बिना किसी रोकथाम के प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा जो सिंधु, झेलम, चिनाब इत्यादि नदियां हैं, उनका प्रयोग भारत कृषि कार्यों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए प्रतिबंधित रूप से या कुछ कम मात्रा में प्रयोग कर सकता है। इसके साथ साथ जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी बना सकता है, जल विद्युत परियोजनाएं भी बना सकता है, लेकिन जल का भंडारण नहीं कर सकता है। तो इस ट्रीटी को लेकर या इस ट्रीटी के प्रावधानों को लेकर पाकिस्तान द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जाता रहा है, जबकि भारत का कहना है कि उसे इस सिंधु जल संधि के तहत उसे अधिकार दिया गया है कि जो
अन्य नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज के अलावा सिंधु की अन्य सहायक नदियां हैं जैसे झेलम हो गई, चेनाब हो गई या झेलम की सहायक नदियां हैं, उन नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दी गई है और उन्हीं प्रावधानों के तहत ही इस किशनगंगा डैम का निर्माण किया गया है। लोकेशन देखना चाहें फिर से आप लोग तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गई झेलम नदी और ये हो गई किशनगंगा नदी। तो किशनगंगा नदी पर इस वाले भाग में है किशनगंगा डैम। अगली जानकारी है साबलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में। मोदी गवर्नमेंट किक्स ऑफ ₹5,129 करोड़ साबलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, व्हाट इट मींस आफ्टर पाउज्ड इंडस ट्रीटी। मोदी सरकार ने ये जो साबलकोट परियोजना है इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर ये खबर इस बारे में थी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जो सिंधु जल संधि थी, जिसे पहलगाम हमले के बाद में स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद ये पहली ऐसी परियोजना है जिसे मंजूरी दी गई है। तो अब इसके बारे में आगे कुछ बातें पढ़ लीजिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है और सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद जल और विद्युत परियोजनाओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव इसके माध्यम से देखने को मिला है। संधि के निलंबित होने के बाद स्वीकृत होने वाली ये पहली बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है और ये चिनाब नदी पर निर्मित की गई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस वाले मैप पर ये जो आपको दिखाई गई है लाइन, ये चिनाब नदी को दिखा रही है। इस चिनाब नदी पर इस वाले भाग में है निर्मित होने वाली परियोजना साबलकोट परियोजना है। एक विशाल जल विद्युत परियोजना है जिसकी कुल क्षमता 1856 मेगावाट प्रस्तावित है। ये परियोजना जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाई जानी प्रस्तावित है और ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रामबन और रियासी जिलों के बीच में स्थित है। अब इसकी एग्जैक्ट अगर लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये चिनाब नदी हो गई। चिनाब नदी के इस वाले भाग में जम्मू कश्मीर के रियासी और रामबन जिलों के क्षेत्र में इस वाले भाग को यहाँ पर दिखाया गया बड़े मैप पर, यहाँ पर निर्मित है प्रपोज्ड डैम ऑफ साबलकोट। तो जो साबलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा वह चिनाब नदी पर निर्मित होगा और वह जम्मू कश्मीर के रियासी और रामबन के क्षेत्र में स्थित होगा, जिसके लिए मंजूरी दे दी गई है। अगली जानकारी है सलाल बांध और बगलिहार बांध के बारे में। और ये जो दोनों बांध हैं सलाल और बगलिहार, ये दोनों ही बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में बनाए गए हैं। इंडस पैक्ट ऑन होल्ड, सिंधु जल संधि अभी होल्ड पर है, स्थगित है। गवर्नमेंट प्लान्स मंथली फ्लशिंग ऑफ सलाल एंड बगलिहार डैम्स। सरकार ने ये विचार किया है कि जो सलाल और बगलिहार परियोजनाएं हैं, इनमें जो बांध बनाए गए हैं, उन बांधों से या उन बांधों के पीछे जो रिजर्वायर बनाया गया है, जो जलाशय बनाया गया है, उनमें से मासिक आधार पर या प्रत्येक महीने में गाद निकालने का काम किया जाएगा, जिससे अधिक जल का भंडारण किया जा सके, अधिक जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके। इस वजह से ये दोनों ही खबरों में बने हुए हैं। भारत ने कथित तौर पर दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं सलाल बांध और बगलिहार बांध पर अवसाद निष्कासन सेडिमेंट्स फ्लशिंग, क्योंकि जैसे मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर बांध बना लिया गया, तो बांध से पहले एक रिजर्वायर बनाया जाता है, यहाँ पर बांध बना लिया, इसके पीछे रिजर्वायर बना लिया। तो जो रिजर्वायर बनाए गए हैं सलाल और बगलिहार बांधों के पीछे, उन रिजर्वायर से, उन जलाशय से प्रत्येक महीने गाद निकालने का काम किया जाएगा, जिससे कि अधिक जल का भंडारण किया जा सके और उस अधिक जल के भंडारण से अधिक जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके। इस वजह से ये दोनों बांध चर्चा में बने हुए थे और ये दोनों ही बांध ये चिनाब नदी पर भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित हैं। ये बांध के जलाशयों में जमा होने वाली मिट्टी और गाद को साफ करने की एक प्रक्रिया है ताकि बांध की भंडारण क्षमता और बिजली उत्पादन कुशलता बनी रहे। बांध जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। बगलिहार और सलाल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 2008 और 1987 में क्रमशः पूर्ण हुई परियोजनाएं। इसका मतलब ये हो गया कि सलाल 2008 में और 1987 में बगलिहार परियोजनाएं पूर्ण हुई थी। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के साथ विवादों का केंद्र बिंदु भी बनी रहती हैं।
क्योंकि जब इन परियोजनाओं से गाद निकाली जाएगी तो पाकिस्तान के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाता है कि भारत इन बांधों में जल का भंडारण कर रहा है। और जो सिंधु जल संधि के प्रावधान थे उनमें साफ लिखा हुआ था कि भारत भंडारण नहीं कर सकता जल का। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट तो बना सकता है लेकिन भंडारण जल का नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर भंडारण करेगा तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान के लिए जल की कमी हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में जो सिंधु जल संधि है वह स्थगित है। पहलगाम अटैक के बाद में भारत ने उस संधि को स्थगित कर दिया है। इसके बाद ये कार्यवाही की जा रही है। इनकी अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहें तो यहां पर देखेंगे, ये चिनाब नदी हो गई और चिनाब नदी पर यहां पर बना हुआ है सलाल बांध, और यहां पर परियोजना है बगलिहार परियोजना और उससे संबंधित बांध। अगली जानकारी है मेघला दर्रा के बारे में। मेघला जो दर्रा है वह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिण पूर्वी किनारे पर अवस्थित है और मेघला दर्रा के निकट भारत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। इसी वजह से ये जो मेघला दर्रा है ये खबरों में बना हुआ है। बीआरओ का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, एडिट कर दीजिएगा, भारत के जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी किनारों पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र हैं, उनमें जो सड़क अवसंरचना इत्यादि के निर्मित करने का जो उत्तरदायित्व है वह इसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ही दिया गया है। तो इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही मेघला दर्रे के निकट विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अगेन स्क्रिप्ट हिस्ट्री, इसका मतलब है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन ने पुनः इतिहास लिखा। प्रोजेक्ट हिमांक कंस्ट्रक्ट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट मेघला पास नियर एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के निकट प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। अब पहले मेघला दर्रे की लोकेशन देख लीजिए। इसको देखिए, ये गूगल मैप से ली गई एक इमेज है। यहां पर देख रहे होंगे तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को यहां पर दिखाया गया है। ये जो आउटलाइन मैंने किया है ये प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाता हुआ मैप है। इसमें देखेंगे आप लद्दाख के इस वाले क्षेत्र में यहां पर है मेघला दर्रा और इस मेघला दर्रे के निकट ही सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। ये है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई सड़क है और ये विश्व की सबसे ऊंची ऐसी सड़क है जिस पर वाहन चलाए जा सकते हैं। अब पढ़ लीजिए। एक ऐतिहासिक उपलब्धि में सीमा सड़क संगठन ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हिमांक परियोजना के तहत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित मेघला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया और इस उपलब्धि के साथ बीआरओ ने या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में उमलिंग ला में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसमें 19,024 फीट की ऊंचाई पर मोटरेबल रोड बनाया गया था। पहले 2021 में बनाया गया था 19,024 फीट की ऊंचाई पर मोटरेबल रोड, अब बनाया गया है 19,400 फीट की ऊंचाई पर मोटरेबल रोड, जो कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ ऐसा रोड है जिस पर मोटर या वाहन चलाए जा सकते हैं। और ये मेघला दर्रे के निकट है, इसलिए मेघला दर्रा खबरों में बना हुआ है। अगली जानकारी है हाजी पीर दर्रा के बारे में। हाजी पीर दर्रा भारत में जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से ये खबरों में बना हुआ है। खबरों में क्यों बना हुआ है, इसकी पहले कहानी सुन लीजिएगा। ये जो हाजी पीर दर्रा है ये जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पुंछ और उरी के बीच में एक दर्रा है, नाम है हाजी पीर दर्रा। जब वो भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था तो भारत की सेना ने इस हाजी पीर दर्रे पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ उस समझौते में इस हाजी पीर दर्रे को फिर से पाकिस्तान को वापस कर दिया गया था। लेकिन ये दर्रा पहलगाम अटैक के बाद फिर से खबरों में आ गया।
खबरों में इसलिए आ गया कि अगर ये हाजी पीर दर्रा भारत के पास होता, इसे पाकिस्तान को वापस ना किया गया होता, तो जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी हैं, उनमें से अधिकांश आतंकवादी इसी हाजी पीर दर्रे के द्वारा भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसी वजह से ये दर्रा खबरों में बना हुआ है। मिलिट्री डाइजेस्ट: When Indian Army captured Haji Pir Pass during 1965 war and handed it back to Pakistan 6 months later. 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस हाजी पीर दर्रे को भारत की सेना ने एक्वायर कर लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ उसके तहत इस दर्रे को वापस कर दिया गया। और ये जो दर्रा है, इसकी लोकेशन आप लोग देख लीजिए। यहां पर ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये इधर वाला जो एरिया है, ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखेंगे तो ये वाला भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर है। इधर वाला एरिया ये जो देख रहे हैं, इस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, और इधर वाला एरिया है, इस पर भी पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है। तो जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है जिस क्षेत्र को, उसको पीओके कह दिया जाता है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया कश्मीर का भाग। तो ये जो दर्रा है यहां पर है, इस वाले भाग में, और ये स्ट्रैटेजिकली, रणनीतिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। इसके द्वारा अगर ये भारत के पास होता तो इसके द्वारा भारत पीओके में हो रही जो गतिविधियां हैं उन पर भी नजर रख सकता था। इसके साथ साथ अधिकांश आतंकवादी जो भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, कश्मीर घाटी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे इसी दर्रे से प्रवेश करते हैं। तो अगर ये भारत के पास होता तो आतंकवादी घटनाओं को कम करने में सहायता मिलती। तो पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद लोगों की रुचि इस बात में जगी कि अगर ये जो हाजी पीर दर्रा है, ये 1966 के ताशकंद समझौते के तहत पाकिस्तान को वापस ना किया गया होता, तो भारत में होने वाली जो आतंकवादी घटनाएं हैं उन पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती थी। इसी वजह से ये हाजी पीर दर्रा खबरों में बना हुआ है। अगर इसको और बड़े मानचित्र पर आप देखना चाहें तो आप यहां पर देख रहे होंगे, ये उरी का क्षेत्र है, उरी, और ये पुंछ का क्षेत्र है। तो उरी से पुंछ को मिलाने वाली जो सड़क है या जो क्षेत्र है, उसी में बीच में है हाजी पीर दर्रा, और यही दर्रा जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है। तो ये दर्रा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर ये दर्रा भारत के पास होता तो पीओके में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। दूसरी चीज है कि जो अधिकांश आतंकवादी है वे इसी दर्रे के द्वारा भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो अगर ये दर्रा भारत के पास होता तो भारत में आतंकवादी घटनाओं को रोकने में मदद मिलती। इसीलिए ये दर्रा चर्चा में बना हुआ है। अब कुछ बातें पढ़ लीजिए। 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये रणनीतिक दर्रा पीओके घाटी पर नजर रखता है और आज कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए घुसपैठ के मुख्य मार्गों में से एक के रूप में कार्य करता है। कश्मीर घाटी के निकट है और सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं उसी कश्मीर घाटी के क्षेत्र में होती हैं। तो अधिकांश जो मिलिटेंट्स आते हैं, आतंकवादी आते हैं, वो इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं। भारत हाजी पीर दर्रे को अपने पास रखकर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के मुख्य घुसपैठ मार्ग को बंद कर सकता था, जिससे भारत के जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की इस्लामाबाद की क्षमता काफ़ी हद तक कम हो जाती। इसी वजह से लोगों को ये याद आया पहलगाम अटैक के बाद कि अगर ये दर्रा भारत के पास होता तो भारत में आतंकवादी घटनाएं कम होती। अगली जानकारी है डैमचोक के बारे में। पहले तो डैमचोक की लोकेशन देख लीजिएगा। डैमचोक का जो क्षेत्र है भाई, लद्दाख के इस वाले क्षेत्र में है। यहां पर डैमचोक, आप लोग ये जो मैप देख रहे हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, और ये पूरा एरिया लद्दाख का क्षेत्र है। तो लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर अवस्थित है डैमचोक का क्षेत्र। आप लोगों को याद होगा कि 2020 का टाइम था, कोरोना महामारी चल रही थी। उसी समय भारत और चीन के बीच लद्दाख के क्षेत्र में संघर्ष हुआ था। उसमें भारत के भी कुछ सैनिक शहीद हुए थे और चीन की भी सेना के कुछ लोग मारे गए थे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो संबंध थे वे तनावपूर्ण बने हुए थे। लेकिन भारत और चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त के अधिकार बहाल कर दिए। अभी हाल ही में 2020 के बाद ऐसा हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के किनारे पेट्रोलिंग राइट्स का मतलब है वहां पर दोनों देशों की सेनाएं अब गश्त करने लगी हैं। यह रणनीतिक क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर स्थित है।
डेमचोक लंबे समय से भारत और चीन के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। गश्त अधिकारों की बहाली सीमा पर तनाव कम करने और 2020 के गतिरोध के बाद यथास्थिति बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कूटनीतिक सैन्य कदम है। लोकेशन यहां पर है डेमचोक की। अगली जानकारी है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के बारे में। सुन्नी जो बांध है वह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक तहसील है सुन्नी तहसील। तो हिमाचल प्रदेश की उस सुन्नी तहसील में सतलज नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, सुन्नी बांध, और ये एक जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाया जा रहा है। तो अभी क्या हुआ कि वहां पर जो टनल वगैरह बनाई जा रही है, सुरंग बनाई जा रही है, तो उसके लिए ब्लास्ट किए जा रहे हैं, और उन ब्लास्ट या विस्फोट से जो मलबा कचरा इत्यादि जो उत्पन्न होता है, उस कचरे को सतलज नदी में डंप किया जा रहा था। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ही एक व्यक्ति ने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की, लेकिन एनजीटी ने उस याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसको कोई महत्व नहीं दिया, उसको क्लोज कर दिया। और उसका कारण ये था कि उसी प्रकरण से संबंधित कुछ मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जा चुके थे, और जो एनजीटी है या अन्य कानूनों के तहत जो मलबा इत्यादि डाला जा रहा था सतलज नदी में, उसके लिए फाइन या दंड आरोपित किया जा चुका था। इसी वजह से ये सुन्नी बांध परियोजना चर्चा में बनी हुई थी। लिखा हुआ है एनजीटी डिस्पोजेस ऑफ एप्लीकेशन कंसर्निंग मक डंपिंग इन सतलज बाय सुन्नी डैम प्रोजेक्ट। ये मक डंपिंग का मतलब हो गया, मक का मतलब हो गया अवसाद, मलबा इत्यादि। द एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड बाई वन महेंद्र वर्मा, महेंद्र वर्मा नाम के एक व्यक्ति के द्वारा ये आवेदन किया गया था। The application registered on the basis of a letter petition dated June 6, 2025 invoked the NGT's suo motu jurisdiction. NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्यवाही आगे बढ़ाई। तब पता चला कि इस प्रक्रिया से संबंधित पहले से ही मामला दायर किया जा चुका है, और उस प्रकरण के लिए इस सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से संबंधित जो अथॉरिटी है उस पर 5 लाख रुपए का फाइन या अर्थदंड भी लगाया जा चुका है। इसलिए इन महेंद्र वर्मा नाम के व्यक्ति की जो एप्लीकेशन थी उसको क्लोज कर दिया गया। इस वजह से ये चर्चा में बनी हुई थी। इसकी लोकेशन समझ लीजिए, ये आप देख रहे होंगे, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र दिखाया गया है, ये शिमला का क्षेत्र हो गया, और शिमला से उत्तर पश्चिम दिशा में यहां पर सतलज नदी पर है ये सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। और जब सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है तो उसके लिए जो सुरंग बनाई जा रही है उसके विस्फोट से जो मलबा इत्यादि प्राप्त हो रहा है वह सतलज नदी में गिराया जा रहा था, जिससे सतलज नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण की क्षति हो रही थी। इसी बात को लेकर महेंद्र वर्मा के द्वारा एक एप्लीकेशन एनजीटी में फाइल की गई थी, लेकिन उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया गया, इसीलिए खबरों में थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने बांध निर्माण के दौरान सतलुज नदी में कचरा या मलबा डालने की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया और बाद में उसको कैंसिल भी कर दिया। कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है, सतलुज नदी पर निर्मित है और एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। सुन्नी बांध विशाल लोहरी जल विद्युत परियोजना का एक अभिन्न अंग है। अगली जानकारी है गुरु डोंगमार झील के बारे में। गुरु डोंगमार झील सिक्किम के उत्तरी भाग में अवस्थित एक झील है। आप लोग देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा, ये सिक्किम का क्षेत्र दिखाया गया है। सिक्किम के इस वाले क्षेत्र में एक झील है, उसका नाम है गुरु डोंगमार लेक। 2023 में इस क्षेत्र में ग्लेशियल आउटवर्स्ट की वजह से, हिमनदीय बाढ़ की वजह से इस क्षेत्र में पहुंचने वाले जो मार्ग थे उनको बंद कर दिया गया था। तो 2 साल के बाद इस झील तक पहुंचने वाले मार्गों को फिर से खोल दिया गया। इसी वजह से ये स्थान खबरों में बना हुआ है। अब इसकी लोकेशन देखने के बाद अब समझ लीजिए, उत्तर सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध गुरु डोंगमार झील को 2 वर्ष से अधिक समय के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। और बंद होने का कारण क्या था? अक्टूबर 2023 में आई हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़, ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड के कारण इस क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी, जिससे संपर्क टूट गया था। और ये जो झील है ये भारत के सिक्किम राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित है। लोकेशन आप लोगों ने देख ली है, ये सिक्किम का मैप हो गया और यहां पर इस वाले क्षेत्र में है गुरु डोंगमार लेक। अगली जानकारी है शारदा नदी कॉरिडोर के बारे में।
शारदा नदी का जो उद्गम होता है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में एक मिलाम हिमनद है। उस मिलाम हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। इसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से उद्गमित होने के बाद ये नदी उत्तराखंड राज्य और नेपाल की जो सीमा है उस सीमा के समानांतर बहते हुए और घाघरा नदी में आगे जाकर मिल जाती है। तो अभी क्या हुआ कि एक न्यूज आई, सीएम लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर शारदा रिवर कॉरिडोर इन चंपावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शारदा शारदा रिवर कॉरिडोर बनाए जाने के लिए एक शिलान्यास किया गया। इसीलिए ये जो शारदा नदी कॉरिडोर है ये चर्चा में बना हुआ है। अब इस शारदा नदी कॉरिडोर में क्या होगा ये समझ लीजिए। जैसे ये शारदा नदी प्रवाहित हो रही है तो इस शारदा नदी के दोनों किनारों पर आप लोग देख रहे होंगे जो घाट हैं उनका पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ इस शारदा नदी के किनारे पर जो शहर इत्यादि अवस्थित हैं उनसे जल निकासी, अपशिष्ट जल निकासी का प्रबंध किया जाएगा। एक स्थान है चूका, इस शारदा नदी के किनारे ही उस चूका स्थान पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। कुछ स्थानों पर बहुमंजिला मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी और इन सब कार्यों का उद्देश्य ये है कि इन कार्यों के माध्यम से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो क्षेत्र है आसपास के उनमें कनेक्टिविटी या संपर्क को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस वजह से ये शारदा नदी कॉरिडोर चर्चा में बना हुआ है। अब पढ़ लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। ये गलियारा शारदा नदी, जिसे महाकाली नदी या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसके किनारे किनारे चलता है, जो बनवसा से माता रंकोची तक फैला हुआ है। ये दो स्थान है, बनवसा से लेकर माता रंकोची, दो स्थानों के बीच में एक कॉरिडोर फैला हुआ है। ये परियोजना उत्तराखंड राज्य में है। शारदा नदी भारत और पश्चिमी नेपाल के बीच एक सीमा पारी नदी के रूप में बहती है। शारदा नदी को ऊपरी भाग में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से निकलती है और घाघरा में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। इसका उद्गम महान हिमालय में नंदा देवी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर स्थित मिलाम हिमनद से होता है। परियोजना के उद्देश्य और महत्व क्या है? पर्यटन और बुनियादी ढांचा विकसित करना। इस कॉरिडोर का निर्माण इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और नदी के किनारे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। रणनीतिक स्थिति, टनकपुर नेपाल सीमा के बहुत करीब है, इसलिए यह कॉरिडोर न केवल स्थानीय विकास बल्कि सीमावर्ती संपर्क के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप शारदा नदी को देखना चाहें तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर है मिलाम हिमनद, यहां से निकलती है शारदा नदी और आगे ये घाघरा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। ये है घाघरा नदी, घाघरा, और इस घाघरा नदी में अपना जल विसर्जित करती है, या इस तरीके से कहे कि ये घाघरा की सहायक नदी है तो भी सही है। अगली जानकारी है बैस्क्यूल ब्रिज के बारे में। बैस्क्यूल ब्रिज ऐसे ब्रिज होते हैं जो ऊर्ध्वाधर रूप से, जिनके हिस्से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर उठ जाते हैं, लिफ्ट सिस्टम की तरह। जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, कुछ जगह आपने देखे होंगे, जैसे पहले ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे से मिले हुए थे, लेकिन बड़े जहाजों के आवागमन के लिए जो पुल बना हुआ है उसके आधे आधे हिस्से ऊपर की ओर उठा दिए जाते हैं और जो यहाँ से जो बड़े जहाज इत्यादि होते हैं वे निकल जाते हैं। इसी ब्रिज को कहा जाता है बैस्क्यूल ब्रिज। ऐसे बैस्क्यूल ब्रिज भारत में कई जगह पर बने हुए हैं, जैसे पंबन में बना हुआ है, जैसे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है जिसे पहले कोलकाता पोर्ट कहा जाता था, उस कोलकाता पोर्ट में भी ऐसा बैस्क्यूल ब्रिज बना हुआ है। तो ये बैस्क्यूल ब्रिज चर्चा में क्यों है? पोर्ट टू स्पेंड 118 करोड़ ऑन बैस्क्यूल ब्रिज रिवैम्प। जो कोलकाता बंदरगाह, जिसे वर्तमान समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, उस बंदरगाह के निकट निर्मित ये जो बैस्क्यूल ब्रिज है उसके पुनर्नवीनीकरण के लिए 118 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और इस राशि के द्वारा जो बैस्क्यूल ब्रिज बना हुआ है इस क्षेत्र में उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। इसीलिए ये बैस्क्यूल ब्रिज चर्चा में बना हुआ है। लोकेशन अगर आप देखना चाहें तो इस वाले, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र हो गया, ये कोलकाता बंदरगाह जिसे वर्तमान समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा जाता है उसके निकट बना हुआ है ये बैस्क्यूल ब्रिज। इसी को रिवैम्प या इसका पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है, इसलिए ये खबरों में बना हुआ है।
और अगली जानकारी है जठिया देवी हिमाचल प्रदेश की पहली सैटेलाइट टाउनशिप। सैटेलाइट टाउनशिप क्या होता है कि जैसे कोई किसी क्षेत्र में कोई बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, कोई बड़ा शहर है, अधिक जनसंख्या वाला शहर है, उसके किसी निकटवर्ती क्षेत्र में दूर, उस बड़े शहर से दूर थोड़ी दूरी पर कोई छोटी बस्ती या छोटा कस्बा इत्यादि बसा देना, उसी को कहा जाता है सैटेलाइट टाउनशिप। तो हिमाचल प्रदेश की पहली सैटेलाइट टाउनशिप बसाई गई है जठिया देवी में। अब ये है क्या? वाई हिमाचल्स फर्स्ट सैटेलाइट माउंटेन टाउनशिप इज बीइंग अपोज्ड बाय रेजिडेंट्स। लोकल लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जठिया देवी को हिमाचल प्रदेश की प्रथम सैटेलाइट पर्वतीय बस्ती, फर्स्ट सैटेलाइट माउंटेन टाउनशिप के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है और शिमला का एक सैटेलाइट टाउन है। शिमला भी एक पर्वतीय शहर है। शिमला शहर के निकट, शिमला शहर से थोड़ी दूरी पर एक छोटा कस्बा टाइप का बसाया जा रहा है प्लान्ड तरीके से, जहां पर सड़कें नियोजित तरीके से बनाई जाएंगी, जल निकासी की सुविधा होगी, पेयजल की आपूर्ति होगी, बिजली की सुविधा होगी। इस तरीके से प्लान्ड तरीके से एक नई बसावट बसाई जा रही है और वही बसावट है जठिया देवी टाउनशिप, जो कि हिमाचल प्रदेश की पहली माउंटेनस सैटेलाइट टाउनशिप है। उसी के बारे में ये खबर है। इसे एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसका मुख्य लक्ष्य शिमला की भीड़भाड़ को कम करना है। लोकेशन अगर आप लोग देखना जाए तो ये शिमला का क्षेत्र हो गया। शिमला से पश्चिम की ओर यहां पर है जठिया देवी, जो नया कस्बा या नई टाउनशिप बसाई जा रही है, उसका क्षेत्र। और थैंक यू। तो आज की क्लास में ये भारत से संबंधित कुछ ऐसे स्थानों या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा थी जो हाल ही में खबरों में बने हुए थे। और आज की क्लास अब यहीं तक। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।